अब मान लो कोई औरत है जिसने लास्ट जन्म में मुझसे सेक्स छीना था, तो मुझे भी उससे सेक्स मिलने वाला है, तो फिर हमारी शादी हो गई। अब हम सेक्स कर रहे हैं, लेकिन अब उसका जो ऋण है पूरा हो गया। अब वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है और मैं उसको धक्का मारता हूँ रुको, या वो मुझे मना करती है तो मैं उसको रेप करता हूँ क्योंकि मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे ले चुका हूँ, मेरा अधिकार है मेरे मन में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोर, लेफ्ट हैंड पाथ ऑफ तंत्र। हम लोग पढ़ रहे हैं ऋणबंधन। ऋणबंधन हमारे आसपास में ऐसा है जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत पावरफुल वायर्स गए हैं, तार। जैसे हमारे घर में बिजली के तार गए हैं, प्लम्बिंग के पाइप्स गए हैं, लेकिन हमने सेलेक्टिवली बिजली के पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पर बटन दबाते हैं तो पंखा लाइट जला सकते हैं, बंद कर सकते हैं। नल बना रखे हैं ताकि हम पानी को, लेकिन अगर उसी में से कहीं लीकेज होता रहे और हमको पता ना कि आपने दीवार पे हाथ लगाया, करंट मार रहा है, अब बाथरूम में नहाने गए, आपको करंट मार रहा है, जब पानी चाहिए तब पानी नहीं मिल रहा है, जब नहीं चाहिए तब पानी आपके सर पे टपक रहा है। ऐसी लाइफ हमारे साथ हो जाती है जब आप ऋणबंधन को नहीं समझते हैं। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मेरी और रिम्पी की बातचीत हो रही थी सुबह, और बाद में शाम को मेरी और आंचल की बातचीत हो रही थी। दोनों ही सिस्टम 1 से बात कर रहे थे। सुबह रिम्पी बोलती हैं कि आखिर हम क्यों ऐसा काम करें कि हमारी किस्मत ख़राब हो। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वो समझ क्यों नहीं पा रही थी, बिकॉज वो सिस्टम 1 से बोल रही थी और मैं सिस्टम 2 से। और अगर मैं सिस्टम 2 से बोलूँगा तो धीरे धीरे जो कुछ भी मेरे नॉलेज सिस्टम 2 में है वो सिस्टम 1 में आ जाएगा। हमारा सिस्टम 1 सिस्टम 2 से सीखता रहता है। मैं चाहता हूँ कल की और आज की और शायद कल की क्लास में भी हम सब ये सवाल पूछें, आखिर ऋणबंधन में क्या है नया सीखने वाला। जो मैं पहले से जानता हूँ वो तो मैं जानता ही हूँ कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो आपको अच्छा होगा, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन कैसे ना करूँ। क्योंकि मैं रिम्पी को ये समझा रहा था, बुरा या अच्छा आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। आपने कर लिया है, बहुत बुरा बुरा कर लिया, अच्छा कर लिया, अब आपको वो सब फेस करना पड़ेगा। आपके साथ जब बुरा होगा तो आप भी बुरे तरीके से रिएक्ट करोगे। यही तो कल का लेसन था कि कल अघोरी विमलानंद कहते हैं कि अगर मैंने एक चेक पर लिख दिया 1 करोड़ रुपए और आपको दे दिया, लेकिन मैंने साइन नहीं किया, तो मेरा कर्म नहीं बनेगा। अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कर्म चक्र को मैं जानता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझसे मैं बुरा करूँगा ही करूँगा। देखो भैया, मैं अपनी मर्ज़ी से कोई काम कर रहा हूँ और कोई दुखी हो रहा है तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, मेरी गलती नहीं है। मान लो मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली अपनी वाइफ से और मेरे पापा भी दुखी हैं, तो वो मेरा कर्म थोड़ी है। लेकिन अगर मेरी वजह से कोई रो रहा है तो हो सकता है कल को उसकी वजह से मैं भी रोऊं। यहाँ पर खेल अच्छा और बुरा कंट्रोल करने का नहीं है, वो तो है ही, वो तो आप जानते ही पहले से। यहाँ पर है डिसआइडेंटिफाइंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट एक्ट। ये बहुत सटल ऑपरेशन की तरह है। जैसे अगर आप ब्रेन की सर्जरी करते हैं ना, तो अगर ज़रा सा साइड का टच कर दिया तो मालूम पड़ा पूरा का पूरा ऑर्गन पैरालाइज हो जाएगा। वो एरिया ब्रेन का उस ऑर्गन को कंट्रोल करता है। मान लीजिए मैं अपने घर वालों के खिलाफ शादी करता हूँ और घर वाले दुखी होते हैं, तो अब इस कर्म के फल से कैसे फ्री हूँ, राइट? हमारे सारे सवाल, सारे थॉट्स हमारे इमोशन से निकल के आते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप इस इनसाइट से कुछ ले नहीं पाएंगी। अब ये पूछिए कि किसी भी एक्ट के साथ हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, या कैसे पता चलेगा कि मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। कल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम सबके पास या तो अच्छी किस्मत होती है या तो ख़राब किस्मत होती है। उसको विमलन कहते हैं या तो बिटर मेमोरीज होती है या तो स्वीट मेमोरीज होती है। यहाँ पर बच्ची काम कर रही थी, पल्लवी, उसके हाथ में वीको लगा हुआ है, इंजेक्शन लेकर के काम कर रही है, अल्ट्रासाउंड कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक काम कर लिया, ऊपर बैठी हुई थी, अभी आई थी मिलने के लिए। उधर बैठी थी पल्लवी, इधर बैठी थी शुभी, इधर गौरी, इधर मैं। तब तक से गौरी की नज़र गई प्रसाद पे, और गौरी ने कहा कि ये प्रसाद नीचे पहुंचवा दो, कहा था ना। और मुझे लग रहा था कि ये दोनों लड़कियां थकी हारी आई हैं ऊपर और अपना प्रसाद उनसे हम साफ़ करवा रहे हैं। क्या करेंगे, किस्मत है भाई उन लोगों की, नौकर हैं।
जो नौकर होते हैं उनकी ढेर सारी बिटर मेमोरीज होती हैं, तभी तो उनको नौकरी करनी पड़ रही है। नौकरी मतलब आपकी बिटर मेमोरीज ना, आपको किसी के लिए काम करना पड़ रहा है। अब थोड़ा समझिए, ये मामला आइडेंटिफिकेशन का नहीं है, ये मामला सेंसिटिविटी का है। आपके पास या तो स्वीट मेमोरीज है या तो बिटर मेमोरीज है। स्वीट मेमोरीज हमको लगता है कि हमारा अधिकार है। अगर मेरे पास लेट्स से मेरी जेब में 50,000 रुपये हैं तो मेरा अधिकार है। अब उसमें से मुझे किसी को देना है या नहीं देना, मेरी मर्जी। बिटर मेमोरीज क्या होती हैं? हमारी बदकिस्मती। क्या वो हमारा अधिकार है? ये सवाल पूछिएगा अपने आप से, क्योंकि बहुत बार विमलानंद कहते हैं स्वीट मेमोरीज से भी हम कार्मिक डेप्ट में फंस सकते हैं। जब हमारे पास अच्छी किस्मत है उससे भी हम कार्मिक डेप्ट में फंस सकते हैं। मान लो कोई आदमी मुझे पैसा देने वाला है और मैं बोलता हूँ ला मेरा पैसा दे, वो नहीं दे रहा है और मैं उससे पैसा ओ करता हूँ, मुझे पैसा देना चाहिए और नहीं दे रहा है तो मैं उसको मार देता हूँ जान से। मैं उसको ये भी चाहूँ तो बोल दूँ ठीक है भाई बाद में दे देना, जब तेरे पास हो तब दे देना, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जब भी तेरे पास हो देना। ये नहीं कर रहा हूँ मैं उसको छीन रहा हूँ, उससे मार के छीन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा है वो। अब मान लो कोई औरत है जिसने लास्ट जन्म में मुझसे सेक्स छीना था, तो मुझे भी उससे सेक्स मिलने वाला है, तो फिर हमारी शादी हो गई। अब हम सेक्स कर रहे हैं, लेकिन अब उसका जो ऋण है पूरा हो गया। अब वो मुझे छोड़ के जाना चाहती है और मैं उसको धक्का मारता हूँ रुको, या वो मुझे मना करती है तो मैं उसको रेप करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेटिफिकेशन चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे ले चुका हूँ, मेरा अधिकार है मेरे मन में। एक मैं डॉक्टर हूँ और मेरा एक कोई स्टूडेंट है, वो हमेशा आता था और अब नहीं आ रहा है। फिर मैं चिल्लाता हूँ उसको, क्या बदतमीजी है तुम्हारी, तुमको समझ में नहीं आता, अपने बॉस के पास ऐसे तुम ट्रीट करते हो, लापरवाह हो तुम। जैसे ही आप किसी चीज़ के लिए काम करते हो जिसमें आपको लगता है कि मेरे लिए तुम्हें करना चाहिए था, जहाँ पर आपका ईगो आता है वहीं पर आपका कर्म आपको कचरे की तरह चिपक जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, बहुत आसान एग्जाम्पल में, आप मुझसे कुछ चाहती है और मैं आपको ईगो तहत ना करने दूँ उस काम को, और उसमें जो चाहती है वो कुछ लेना नहीं चाहती, आप खाली फ्रीडम चाहती है मुझसे, लेकिन मैं उसको क्यों नहीं करने दे रहा हूं? क्योंकि मेरा ईगो आ रहा है। ईगो क्या होता है वैसे? किसी भी सिचुएशन में ईगो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अभी ऊपर जब बैठे थे हम लोग सब चाय पी रहे थे, उस समय तो किसी का ऑब्वियस ईगो नहीं था। एक तरफ पल्लवी रो रही थी, बड़ी मम्मी उसको चुप करा रही थी, और शुभी और काजल बाहर जाके बैठ के रो रही थी। आप चाय पी रही थी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, गौरी यहाँ बैठी हुई थी, उधर वो जयदेवी बैठी हुई थी, खड़ी थी। इसमें ईगो कैसे पहचानेंगे? कहाँ ईगो है? ईगो मतलब आपका इमोशंस। अगर आप हर सिचुएशन में देखें कि आपका इमोशन एक रस्सी की तरह है और कहीं आपको खींच रहा है और आप उसको छोड़ सके। जैसे मुझे लगता है अगर बच्चे मुझसे कुछ चाहते हैं और मैं उनको दे सकता हूँ आराम से, तो मैं दे दूँ। ईगो आता है लैक ऑफ, क्या चीज़ है, किस चीज़ की लैक से ईगो आता है? गर्मी क्यों आती है? जब पंखा नहीं चलता। तो ईगो को कम करने का तरीका क्या है? हाँ, आई सेंटर, ऑब्जर्वेशन। क्योंकि मामला ये नहीं बेटा कि मैं सोच लूँ और अपने आप को डिसआइडेंटिफाई कर दूँ। ये जब तक मुझे दिखेगा नहीं मेरा ईगो, तब तक डिसआइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं। आज बुआ अगर घर छोड़ करके चली जा चुकी है, मैं उसको हर रोज़ जब भी बात करता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ यार तू मम्मी से बात कर ले एक बार। लेकिन मम्मी से कैसे बात कर सकती है वो? क्यों बात करेगी मम्मी से? वो उसको दिख ही नहीं रहा है कि कोई परेशान है। मैं दिखा नहीं सकता उसको। कौन सी चीज़ दिखा सकती है किसी को कोई चीज़? ऑब्जर्वेशन। जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक एक्शन नहीं होता। मेरे सामने एक आदमी बैठा रो रहा है, अब वो सचमुच में रो रहा है या नाटक कर रहा है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन से। एक आदमी सुबह सुबह आया ऑफिस में, लेट हो गया, 12 बजे आया, बोलता है सर मेरे घर पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि ये रूल ऐसा नहीं है अरे कोई आदमी परेशान है तो उसके ऊपर, गरीबों के ऊपर दया करो। ये इतना सिंपल खेल नहीं है। खेल है लाइट जलाओ और देखो ध्यान से,
इसलिए अर्जुन को जाने नहीं दिया कृष्ण ने मैदान छोड़ करके। ये तो आसान था ना, भाई मैं नहीं मारूंगा, मारना गलत है। विमलानंद कहते हैं, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ये सब नाटक दुनिया का चालू कैसे हुआ, दुनिया में सबसे पहला ऋणबंधन कैसे आया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब दुनिया में सबसे पहली बार जब मैं आया था इस दुनिया में, मैं डिवाइन फ्रैगमेंट था और अब मैं इंसान बन गया, फिजिकल बॉडी। वो सीन बताया गया, पता है उसमें योग वशिष्ठ में, कि जब पहली बार आत्मन धरती पे उतरती है तो कैसे उतरती है, सबसे पहला चीज़ क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स का बॉल रोल हुआ, ये सबसे पहली बार कैसे चालू हुआ, ये उसको कह सकते हैं हम लोग सोर्स ऋणबंधन। ये आता है, ये शुरुआत कब होती है, जब शक्ति शिव में से अलग होती है। मेरी नाक में से हवा बाहर निकली, मेरी आंखों में से आंसू बाहर निकला, मेरी बॉडी में से पसीना निकला, मेरे बाल बाहर निकले और गिरे, मेरी आंखों में से डैंड्रफ बाहर निकला, मेरी बॉडी में से एनर्जी बाहर निकली। जब पहली बार शिव में से शक्ति बाहर निकलती है, वो है फर्स्ट ऋणबंधन। सो इनोसेंट, और सचमुच में इनोसेंट है, ये कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है। अब निकल गई शक्ति, शिव में से निकल गई, अब वो बेचारी परेशान है, तो क्या चाहती है वो, वापस जाना चाहती हूँ मैं। वो दुनिया में आई क्यों है, शिव की वजह से, और चूंकि वो शिव के बिना इनकम्प्लीट फील करती है, इसलिए वो फिर से उसके साथ यूनियन करना चाहती है। तो ये पूरा का पूरा शिव में से अलग होना और वापस आना, यही कर्म का चक्र है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि शक्ति इनकम्प्लीट फील करती है शिव के बिना। और जब शिव और शक्ति का यूनियन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई कर्म नहीं होता, कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता जिसके साथ कोई आदमी अपने आप को आइडेंटिफाई करे। इसलिए शक्ति का काम क्या है पता है, इरिटेट करे, धक्का मारे, शिवा को जगाए। हम वही कर रहे हैं, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अपने शिव को जगा रहे हैं, आई सेंटर के जरिए अपने प्योर अवेयरनेस को जगा रहे हैं। वो सो रहा है हमारे लिए। एक बार शक्ति जब निकल जाती है, शिवा एकदम शांत हो जाता है। तो शक्ति उनको इंसाइट करती है, बोलते चलो डांस करो। और शक्ति इस पूरे कॉस्मिक डांस को एनर्जी प्रोवाइड करती है। और शिव क्या देते हैं, कंट्रोल और रिदम देते हैं, आई सेंटर का काम देते हैं, एस सेंटर का काम देती है शक्ति, बोर्ड्स। जब आप काली को देखते हैं शिव के ऊपर डांस करते हुए, तो वही कर रही है, उनको मार वार नहीं रही है, उनको समाधि में से जगा रही है ताकि वो उसके साथ डांस कर सके। लोग कहते हैं मेरी तारा भी मेरे साथ करती है, यही चीज़ करती है। अगर आप एटम को ध्यान से देखेंगे तो उसमें सबसे सेंटर में है प्रोटॉन, वो शिव की तरह है, वो सेंटर में एकदम स्टिल रहते हैं और चुपचाप इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा घूमता रहता है चारों तरफ प्रोटॉन के पास पहुंचने के लिए। और शक्ति जो है वो डायनेमिक है, बिकॉज वही है जो एनर्जी को बाहर निकालती है। वो बाहर जाती है, फिर वापस आने की कोशिश करती है। लेकिन उसी एटम में न्यूट्रॉन भी है, वो एक शांत स्टेट है। जब शिव और शक्ति मिल जाते हैं, वो वाला स्टेट न्यूट्रॉन का है। ये एटम की स्थिति है। एटम वो चीज़ है जिससे पूरी दुनिया बनी हुई है, बेसिक एलिमेंट। न्यूट्रॉन में सारी पोलैरिटी खत्म हो जाती है, प्लस अलग माइनस अलग वो सब खत्म हो जाता है, सारे चार्ज खत्म हो जाते हैं, सिंगल एंटिटी हो जाती है। इसलिए जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो कहते हैं जो रियल एब्सोल्यूट रियलिटी है उसका कोई जेंडर नहीं है, प्लस माइनस मेल फीमेल नहीं है। एटम को छोड़िए, आप इंसानों को देखिए, एक तरफ जन्म और मृत्यु और जन्म, एक सिक्के के दो पहलू। आप एक के बिना दूसरा नहीं ले सकते। सबसे पहले बर्थ आया। अगर कोई पूछता है आपसे कि पहले क्या आया, बर्थ की डेथ, सबसे पहले बर्थ आया, शक्ति निकली शिव में से, और जब वो शक्ति वापस लॉर्ड शिव में मिलती है तो वो है डेथ। जन्म और मृत्यु तब तक होती रहेगी जब तक आपकी कॉजल बॉडी है। अब कर्म को समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास बड़ा सा कैनवस है, वाइट शीट पेपर का, और उस पर मुझे पेंटिंग करनी है। उसके लिए मुझे कलर्स चाहिए, पानी चाहिए, ट्यूब वगैरह चाहिए। और जब वो ख़त्म पेंटिंग मैं कर लूँगा या मेरे पेंट ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे फिर से पेंट चाहिए होंगे, अगर मुझे करते रहना है। तो इस दुनिया में अगर आपको जन्म लेना है तो आपको कर्म चाहिए, कर्म चाहिए। आपको किसी न किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करना होगा। अगर इस एंगल से देखें तो आप कर्म को, यू कैन बिकम द बॉस ऑफ कर्म। अभी स्लेव है, अभी हमको कर्म करना पड़ता है इमोशन की वजह से, अपनी एस सेंटर की वजह से, अपनी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि ठीक है कर्म तो मुझे करना ही है, तो अब मुझे डिसाइड करने दो कि मुझे कैसे कर्म करने हैं। तब ये कैनवस, ये धरती का, ब्रह्मांड का कैनवस आपके लिए
कर्म आपके लिए एक टूल हो जाता है फ्रीडम का, बिकॉज आपको कर्म करना है। अब दुनिया में बांधता नहीं, वही कर्म आपको फ्री भी कर सकता है। और इस पूरे कर्म के खेल को करते 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 आप कर क्या रहे हैं? आप अपने कॉजल बॉडी में से एक कर्म को निकाल रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, फिर दूसरे कर्म को निकाल रहे हैं, उसको पेंट कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब भी आप किसी भी इवेंट में इंगेज हों तो आप कुछ देते हैं या लेते हैं, देते हैं या लेते हैं। कोशिश ये करें, दो, लो लो लो, तुम लो तुम लो तुम लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन दो। जितना देंगे, जितना करेंगे, उतना ही हमारे कर्म जलते जाएंगे। सामने वाला जो कुछ कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं दूँ। लेकिन ये भी ब्लाइंडली नहीं, समझ के साथ। एक बार एक आदमी आया था जीसस क्राइस्ट के पास, अंधा था, उन्होंने उसकी आंखें ठीक कर दी, जाकर उसने किसी का खून खान कर दिया, तो उसका फल किसको मिलेगा? नॉट ब्लाइंड। यू आर डूइंग, एक्टिंग, आइडेंटिफाइंग विथ समथिंग हैज़ टू बी विथ योर सेंसिटिविटी, विथ योर ऑब्जर्वेशन। तो ये बहुत रेयर चीज़ है, क्योंकि अपने कॉजल बॉडी के बारे में लोगों को याद कहाँ रहता है। कई 100 सालों में, कई जन्मों में कोई एक होता है जो अपनी कॉजल बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म कर पाता है। लोग तो भरते रहते हैं कॉजल बॉडी को, अच्छी अच्छी मेमोरीज से भरते हैं, लेकिन अच्छी मेमोरीज के साथ में वो भी होता है, याद है अभी पढ़ा, अगर बिटर मेमोरीज नहीं, अगर मुझे आपसे कुछ लेना है और आप नहीं दे रहे तो मैं छीन भी सकता हूँ, और उसी छीनने में मैंने कर्म क्रिएट कर दिया। आपको इस दुनिया से अगर कोई भी चीज़ छीन रहे हैं तो आप कर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब उस छीनने में थोड़ा देखिए, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी है, कोशिश ये करना है कि इसमें छीनने का एटीट्यूड कम से कम कर सके। कर्म का चक्कर सिस्टम 1 का नहीं है। लाइफ चलते हैं हम सिस्टम 1 से, बिकॉज एनर्जी बचती है सिस्टम 1 से। मोटे मोटे में आपको देखना होगा कि अगर मैंने जलती हुई चाय पी ली तो जीभ जल जाएगा, नहीं जलाना है। लेकिन जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं और ले रहे हैं, और ख़ास तौर से उसमें ढेर सारा कन्फ्यूजन है, मुझे करना क्या चाहिए, उस कंडीशन में आपको देना चाहिए। यम और नियम के हिसाब से आप जो भी एक्टिविटी करें, उससे ये देखें कि आपके माइंड की प्योरिफिकेशन कैसे होती है। जब मैं किसी से कुछ छीनता हूँ, क्या मैं प्योरीफाइड या पीसफुल फील करता हूँ? मैंने अपनी फैमिली में ना एक बड़ी सिस्टम, बहुत सिंपल रूल बनाया है, बच्चों के साथ भी और वाइफ के साथ भी। मैं उनसे कुछ छीनूंगा नहीं, मांगूंगा। अगर वो देते हैं तो मेरा था, नहीं देते हैं तो फिर वो मेरा नहीं है। अच्छा, अगर वो नहीं देते हैं, जैसे श्रीश पिज़्ज़ा खा रहे हैं, या गौरी एडिटिंग नहीं कर रही है, या वैभव जाकर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनसे हो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मेरे लिए, मेरे माइंड के अंदर में एक आइडेंटिफिकेशन मैंने खोज लिया कि मैंने ये आइडेंटिफाई कर रखा है कि इसको ये करना चाहिए, और फिर मैं उसको ऑब्जर्वेशन से डिसॉल्व होने देता हूँ। खेल है, हर सिचुएशन में मेरे माइंड की स्टेटस क्या है। अगर मैं दुखी हूँ किसी चीज़ से, इसका मतलब मैं किसी चीज़ से आइडेंटिफाइड हूँ। आइडेंटिफिकेशन मतलब मुझे अपनी मेंटल जुकाम को ठीक करना है, मुझे तुमसे कुछ कराना है नहीं, अपने माइंड के आइडेंटिफिकेशन को पहचानना है और उसको डिसॉल्व करना है। मान लीजिए आप लोग रात को पिज़्ज़ा खा रहे हो, मुझे लगता है कि आपको पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए, मैंने समझा दिया, अगले 10 साल तक समझाता रहूँ, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं परेशान ना हूँ, और अगर परेशान होता हूँ तो उसको ऑब्जर्व करके डिसॉल्व करूँ, 3 स्टेप करके, करेक्टिव मेथड करके। क्योंकि अल्टीमेटली आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आप अलग इंडिविजुअल हैं, आपको खुद फ्री होना है, आपको खुद फ्री होना है। मुझे क्या करना है? मुझे खुद फ्री होना है। तो मेरा आइडेंटिफिकेशन, मेरा कर्मा मेरे मन के अंदर है। इसलिए मैं कह रहा था कर्म को समझने के लिए वो वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनोगा का। प्योर माइंड एनर्जी स्टेट, थॉट्स सप्रेस्ड, थॉट्स एक्सप्रेस्ड एंड एक्शंस एंड फीलिंग्स। तो अगर कोई फीलिंग आ रही है मेरे अंदर में, अभी मैं जा रहा हूँ नागपुर, तो वहाँ पर मेरे अंदर में क्या फीलिंग आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव और नेगेटिव आ क्यों रहा है? क्यों आ रहा है पता है? क्यों आता है? कोई फीलिंग क्यों आती है? वासना से। बट कर्मा से ईगो किससे बनता है?
वो होता है लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हैंगओवर की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंस हर एक सिचुएशन में अपने ऋणबंधन खत्म कर देता है। मैं जाऊंगा नागपुर में, मुंबई में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ जिससे मिलूंगा उससे मैं अपने ऋणबंधन कंप्लीट करूंगा। जो देना होगा दूंगा, लेना होगा लूंगा। लेकिन अगर मैं परेशान हो रहा हूँ तो उसी प्रोसेस में अपने वासनास को, अपने आइडेंटिफिकेशन को पहचानूंगा। तो ये लेन देन नहीं, ये उस लेन देन के दौरान मेरे मेंटल स्टेट की डिस्कवरी है। इसलिए भी ऋषि मुनि बहुत दुनिया ट्रैवल करते थे देखने के लिए कि अच्छा ठीक है, पिछले कई जन्मों में कई लोग, कई सौ हज़ारों लोगों के साथ मैंने इंटरेक्ट किया होगा, चले किसके साथ मेरा क्या क्या लेन देन कंप्लीट करके आए। लोग एक जगह रुकते भी नहीं थे, ट्रैवल करते रहते थे, क्योंकि कहीं पर कोई भी बंदा ऐसा है कि उससे मैंने 1 रुपये भी उधार लिया है तो मैं उसको पूरा करके आ जाऊँ। हमारे लाइफ ऋण ही खींचती है, 24 घंटे हमको ऋण ही खींचती है। ऋण फोर्स है। जैसे शक्ति शिव से अलग हुई तो फोर्स है। आप यहाँ आए, हम दोनों का कुछ ऋण बंधन है। आप पापा मम्मी के पास जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऋण बंधन। मैं यही तो रब्बी को समझा रहा था कि आज मैं अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूँ तो कुछ ऋण है हम दोनों के बीच में। हम उस ऋण को खाली ऐसे ख़त्म नहीं कर सकते कि नहीं यार, अगर है तो क्या करेंगे। और जब वो ऋण खत्म हो जाता है तब आप उस आदमी से बात भी नहीं करना चाहेंगे, उसका नंबर ही आपके पास नहीं होगा। आप अपने दोस्त को फ़ोन करेंगे, बोलेगा यार डिलीट हो गया नंबर। बेचारे फोकमैन को और अंडा किरियो को लोग जानते ही नहीं। खत्म ऋण। ये पूरा चक्र है कि आप कुछ काम कर रहे हो, छोटा काम कर रहे हो, उससे रो रहे हो, बड़ा काम कर रहे हो, उससे घमंड पैदा कर रहे हो। आप हर एक प्रोसेस में अपने अंदर में क्यों नकली कपड़ा पहन लेते हो मन के अंदर? आप तो खाली निमित्त हो। वो एक्ट तो पूरी दुनिया ने किया, ब्रह्मांड ने किया है। एक कोई सुपरहिट फिल्म बनाई है, वो तो बन गई आपके थ्रू। उसका ईगो थोड़ी लेकर चलना है, और अगर है तो ऑब्जर्व करना है। जब आप नहीं रहेंगे तभी भगवान आपके थ्रू कायदे से काम कर पाएंगे। नहीं तो आप तो ब्रेक की तरह काम कर रहे हैं उस काम में। गाड़ी चल रही है, भगवान उसको चला रहे हैं, लेकिन आप उसमें अहंकार बन करके उसको रोक रहे हैं। So every situation, try to observe your own thoughts and your own emotions and try to see कि मेरा ईगो है या मेरी समझ है। कोई और नहीं बता पाएगा आपको इसके बारे में। हिंट देते रहेंगे आसपास के लोग, बट समझा नहीं पाएगा कोई।